पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छूट गया था तो उसको पहले स्टार्ट करेंगे, उसको करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है। देखिए 0 से पाई साइन 11x अपॉन साइन x dx। देखिए ठीक है, तो इसको क्या करें आप, इसको आप मान लें एक जनरल फॉर्म आई एन इक्वल टू 0 से पाई साइन ऑफ 2n+1x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ये जनरल कैसे हो गया? ये देखिए साइन ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स है, तो ऑड नंबर हम लोग इसी फॉर्मेट का तो लेते हैं 2n+1 टाइप का। ये ऑड नंबर हो गया तो हमने एक ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स लिख लिया है किसी तरीके से। इसके बाद क्या करें, आई एन तो लिख ही लिया है, IN+1 भी लिख लें। 0 से पाई यानी n की जगह क्या आप रख देंगे n+1, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2n+3x डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। अब क्या निकालें इसमें, IN+1 माइनस IN सॉल्व करें तो वो हो जाएगा 0 से पाई साइन ऑफ 2n+3x माइनस साइन ऑफ 2n+1x डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। ये देखिए क्या लिखा है, साइन c माइनस साइन d, तो ये हो जाएगा 0 से पाई 2 साइन एक्स कॉस ऑफ 2n+2x dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा IN+1 माइनस IN इक्वल टू 0 से पाई 2, आप बाहर कर लें, अंदर बचेगा कॉस ऑफ 2n+2x dx। इतना आप देख लें पहले अच्छे से, तो ये हो गया। देखिए इसके बाद ये आ जाएगा 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन, कॉस का साइन होता है साइन ऑफ 2n+2x और फिर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 0 से पाई डाल दें, पाई जब आप डालेंगे इसमें तब भी 0 आएगा, 0 डालेंगे तब भी 0 है, कुल मिला के आंसर 0 आने वाला है। तो यहाँ से IN+1 माइनस IN इक्वल टू 0, इट मीन्स IN+1 इक्वल टू IN हो जाएगा। तो ये हमको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया है। आप ये बताइए कि इसमें अगर हम n इक्वल टू 5 डाल दें तो 2 5 जा 10, 10+1 11 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 5 डालने पे ये आंसर, ये चीज़ मिलेगी हमको, ये चीज़। तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे हमको मान लीजिए I5 निकालना है, तो I5 इक्वल टू क्या होगा I4, लेकिन अगर हमें I4 निकालना होता तो फिर I4 इस फॉर्मूले से कितना आ जाता I3। भाई I5 निकालने के लिए यहाँ की जगह कितना रखेंगे 4+1, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर अगर 4 यहाँ निकाल रखना है तो फिर 3+1 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही I3 इक्वल टू कितना आ जाएगा I2, और I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा I1, और I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा I0। तो अगर इसमें हम I0 निकालना चाहें तो होगा 0 से पाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स dx। ये देखिए n को क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे यहाँ पे। अब साइन एक्स तो कट गया, तो यहाँ से I0 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई 1 dx, और इसका आंसर होगा x 0 से पाई, यानी पाई आंसर आ जाएगा। तो यार I0 ये I0 है और I5 इक्वल ही तो होगा, I5 I4 के बराबर, अब देख ही रहे सब बराबर है। तो यहाँ से I5 यानी कि वही जो आपने ये I5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका पाई आ गया। इसके बाद कुछ नए टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो उसको ज़रा समझ लें। नया क्या मतलब, अलग है, थोड़ा सा अलग है। नया उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं इस चैप्टर को, बाकी तो नया कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नहीं, देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए a से b fx dx दिया है, तो ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता होगा। तो ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एरिया नहीं, साइंड एरिया बाउंडेड बाय
कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी विद एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें से a जो है वो आपका लेस देन मान लीजिए b है। ये मतलब होता है a से b एफ एक्स डी एक्स का। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका y इक्वल टू एफ एक्स आपने ड्रॉ किया, ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस है, और आपने एक ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ एक्स, वो ऐसा आ गया। a पॉइंट यहाँ पड़ता है और b पॉइंट मान लीजिए यहाँ पड़ता है। तो ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला ये ग्राफ इतना पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, तो x एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया हमको लेना है, लेकिन साइंड एरिया लेना है। मतलब अगर x एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा तो ग्राफ का एरिया नेगेटिव लेंगे, और अगर x एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा तो इसका एरिया पॉजिटिव लेंगे। ये मतलब है साइंड एरिया का। बाकी हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना होगा, a से b तक का। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, केवल एरिया से ही पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन करते तो कितना आता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं पहले, इजी वाला, जिसको आप मतलब इंटीग्रेशन से भी कर ही सकते हैं। तो देखिए 0 से 7 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। तो यार इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सब कुछ जानने के लिए कि ये ग्राफ कैसे ऐसा बन गया, ग्राफ वाले वीडियो में जाकर देखें। तो 3,0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट 0,3 हो जाएगा। अच्छा, इसको 0 से 7 ले जाना है, तो ये तो 0 हो गया x, और 7 यहाँ कहीं पड़ेगा मान लीजिए आगे, तो यहाँ पे 7 आ गया, और 7 जब x होगा, यहाँ पे x रखिए तो 4, वो y कितना आएगा, वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7,4, यानी ये हाइट आपकी पूरी 4 हो जाएगी, और ये लेंथ भी 4 हो जाएगी, ये लेंथ आपकी 3 हो जाएगी, और ये लेंथ आपकी 3 हो जाएगी। तो ये एरिया चाहिए आपको, और ये एरिया चाहिए। दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर क्या होगा, 1/2। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया आप जानते ही हैं, 1/2 4 × 4। ये बेस 4 और हाइट 4, बेस 3 और हाइट 3, तो ये कितना आएगा 9/2 और 16/2। तो ये आंसर आ जाएगा 25/2। ये आपका आंसर बन गया। तो इतना इजी क्वेश्चन कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाया गया है। मतलब जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है, फिर उसका जस्ट बगल वाला एग्जांपल या उसका जस्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल इजी होता है, फिर वो लगता है कि अरे इसमें कुछ नहीं था। लेकिन वो फिर जब ठीक से आता है, मतलब अपना रूप बदल के, ये देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx। ये क्वेश्चन भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी मतलब इसको वैसे भी सॉल्व किया ही जा सकता है। तो यार इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को तो जानते होंगे, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप इसके अलग से वीडियो पढ़े हैं, उसको देख लें। बाकी इसको देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया है। तो देखिए अगर मान लीजिए -2 से 5/3 लेना है, तो पहले यहाँ पे -2 पड़ेगा, फिर यहाँ -1 पड़ेगा, फिर 0 पड़ेगा, फिर 1 पड़ेगा, फिर इसके आगे 5/3 पड़ेगा, और इसके आगे 2 पड़ेगा, जो कि हमें लेना भी नहीं है, हमको तो 5/3 तक ही चलना है। खैर, तो जब आप -2 से -1 तक वैल्यू डालेंगे, तो इसका ग्राफ आएगा -2 के सामने वाला, यानी यहाँ। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए -2 से जैसे मान लीजिए -1.5 लिया हमने, ले लिया -2 और -1 के बीच की वैल्यू कोई -1.5 ली, इसका इंटीग्रल पार्ट लिया, तो क्या होता है, आंसर आना चाहिए इंटीजर प्लस इससे छोटा, तो -2। मतलब क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो अंदर लिखी हुई वैल्यू होती है, या तो उसके बराबर वाला इंटीजर आ जाए, तो बराबर तो इंटीजर हो ही नहीं सकता, ये तो इंटीजर नहीं फ्रैक्शन है, या फिर इससे छोटा इंटीजर आ जाए। तो -1.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -2। ऐसे ही जब हम -1 से 0 की तरफ जाएंगे, तो हमारा ग्राफ आएगा -1 से 0। देखिए जहाँ पर हम एरो बनाते हैं, एरो, ये हमने एरो बनाया है, तो ये जहाँ तक हम एरो बनाते हैं, वहाँ तक ये जो है ग्राफ का पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है। मतलब वो पॉइंट फिर हम ग्राफ में नहीं लेते हैं, और जहाँ पर एरो नहीं बनाते हैं वो इंक्लूडेड होता है। जहाँ पर एरो
तो ये देखिए ऐसे आएगा, इतना ग्राफ आएगा। इसके आगे ग्राफ यहाँ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। ये होगा -2 से -1 तक ग्राफ होगा। फिर -1 पे क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू हो जाएगी, और -1 से फिर कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा ऐसे। इसके बाद फिर देखिए जब 0 और 1 के बीच का x डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 0.5 डाल दिया इसमें, तो 0.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो 0.999 तक भी डालेंगे तब भी उसका इंटीग्रल पार्ट 0 ही आने वाला है, यानी 0 से 1 तक, जिसमें से 1 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि हमने उस पर एरो बना दिया है। तो इतनी दूर तक ग्राफ 1 आएगा। फिर 1 से जब आप 2 तक जाएंगे, हमें तो 2 तक जाना भी नहीं है लेकिन फिर भी हम बना के देख लेते हैं। जब 1 से आप 2 तक जाएंगे तो आपका ग्राफ आएगा 1 के सामने, ये जिसमें से 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हमको देखिए कहाँ तक जाना है, 5/3 तक ही जाना है। देखिए ये है। तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। आपको ये वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया बताना है, और ये वाला एरिया बताना है। तो ये एरिया और ये एरिया नेगेटिव होगा और ये एरिया पॉजिटिव होगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, माइनस टाइम्स ये लेंथ कितनी 2 और ये गैप कितना 1, फिर माइनस टाइम्स ये लेंथ कितनी 1 और ये गैप कितना 1, तो 1 × 1 कर देंगे। फिर प्लस टाइम्स ये गैप कितना होगा 5/3 - 1, तो यहाँ आएगा 5/3 - 1 और इंटू ये गैप कितना है 1। रेक्टेंगल है सारे, ये हो जाएगा -2 - 1 और ये देखिए ये बचेगा 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा -3 + 2/3 और ये हो जाएगा -9 - 7/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन होगा इसको आप समझ गए होंगे आई होप, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन होगा वो इसी का एक्सटेंशन है। वो है -π/2 से π/2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 sin x ऐसे dx, ये है आपका। तो अगर मान लीजिए हमको ग्राफ बनाना हो sin x का, पहले छोटे में समझते हैं फिर बड़ा करके देखते हैं। देखिए sin x का ग्राफ आपको बनाना आता है, आप इस तरह बनाते हैं sin x का ग्राफ। यहाँ पे π/2 होता है और इधर भी ऐसे करके बनाते हैं, तो यहाँ पे -π/2 होता है। लेकिन हमको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेना है, -π/2 से π/2 तक। देखिए अगर केवल sin x हो, y = sin x हो मान लीजिए, तो ग्राफ ऐसा बनेगा और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे मिनिमम ये -1 होगी, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये sin x ना हो के √2 sin x हो, मतलब ये हो √2 sin x, तो ये 1 में यही √2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी अब मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी और मिनिमम वैल्यू -√2 होगी। ये सब कुछ ग्राफ वाले वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको समझदार आप हैं क्या करना है। देखिए इसके बाद आप समझ लें ज़रा कि इसी ग्राफ को अगर हम बड़ा करके बनाएं बड़े पर्दे पे, तो ये हमारा कुछ इस तरह का आएगा। भाई हमको कहाँ तक लेना है, π/2 तक लेना है, तो π/2 तो ऐसे जाएगा, आगे भी ऐसे जाता पाई तक, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद ये -π/2 तक ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ मान लीजिए आता है आपका -π/2 ऐसे ये। तो यार -π/2 पे जब इसमें -π/2 डाल देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी -√2, क्योंकि भाई -π/2 पे इतने की वैल्यू तो -1 होगी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√2 हो जाएगी। फिर इसमें डालें आप साइन ऑफ -π/4, तो जब -π/4 डालेंगे तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू जो है वैसे तो 1/√2 होती है, माइनस का 1/√2, लेकिन √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगी -1 आएगी। इसके बाद फिर अब चलते हैं 0 पे। जब इस पर 0 डाल देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब आप इसमें π/4 डाल देंगे तो जैसे ही आप इसमें π/4 डालेंगे वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब आप π/2 डाल देंगे तो फिर से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी कितनी, √2 हो जाएगी। ये हम केवल अंदर के फंक्शन की बात की है। अब बात आती है कि हमने तो लगा रखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो देखिए जब आप -√2 की वैल्यू को सोचे कितना होता है, वो होता है -1.414,
ये होता है, मतलब -1.4 से छोटी होती है वैल्यू। तो अगर आप यही वैल्यू -1.414 इंटीग्रल पार्ट के अंदर कर दें तो इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं। -1.414 की वैल्यू आएगी -2, तो -2 तो नीचे होगा यहाँ कहीं, यहाँ पर मान लीजिए -2 होगा। तो इस ग्राफ में इतनी दूरी, इतने गैप में जब तक आप पहुँच जाएंगे -π/2 से -π/4, तब तक इस ग्राफ की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू -2 रहेगी, जिसमें से ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। यहाँ एरो बना देंगे तो ये कहाँ बनेगा, -2 के सामने। इसके बाद जैसे ही आप -π/4 पे पहुँचेंगे तो -π/4 रखते ही ग्राफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी ये। और -1 कब तक जाएगी, जब तक कि ये 0 नहीं पहुँच जाते। और जैसे ही आप 0 डालेंगे तो दूसरा इंटीजर आंसर आ जाएगा, वो होगा 0। फिर 0 से हम लोग 1 तक चलेंगे, ये देखिए। और इसके बाद जब इसके 1 तक जाएंगे, फिर जैसे ही 1 का जब π/4 डालेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/√2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगी। 1 आने पे हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, और 1 से जब तक π/2 नहीं पहुँच जाएंगे तब तक ये क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। अगर ये ग्राफ हम आगे भी बनाते जिसमें से ये देखिए ये इंक्लूडेड होगा, ये पॉइंट इंक्लूडेड क्यों होगा, क्या आप बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को आगे ऐसे एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंड, तो ये ग्राफ और आगे तक जाता ऐसे यहाँ तक, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 ही होगी। बात समझ रहे, तो यहाँ सब जगह 1 ही आएगी। इसके बाद फिर आगे का खेल होगा, तो हम लोग इसको इंक्लूड करके ही चलेंगे। फिलहाल तो हमको ये सबसे मतलब नहीं है, ग्राफ तो हमें समझना नहीं है, हमको तो एरिया निकालना है। तो देखिए ये वाला एरिया एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया, ग्राफ हमारा ये नहीं है, ये तो फर्जी है। ग्राफ हमारा ये बना हुआ है, ये सीढ़ियों जैसा। तो ये एरिया निकालना है आपको, ये एरिया हो गया, और इसके बाद ये एरिया हो गया ऐसे, और इसके बाद फिर ये एरिया हो गया, ये जो हमारा मेन एरिया है ये हो जाएगा। तो अब एरिया निकालिए। ये बताइए ये गैप यहाँ से -π/2 से -π/4 तक, ये पॉइंट है, -π/2 से -π/4 तक गैप कितना होगा, π/4 का होगा। और ये गैप कितना है, 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 × π/4, और नेगेटिव एरिया आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे लिया है। अब ये गैप कितना होगा, तो ये गैप फिर से π/4 ही होगा। तो ये गैप होगा π/4, रेक्टेंगल है सारे। और ये लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ होगी ये लेंथ होगी 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर अब ये वाला एरिया निकाले जाएंगे तो ये प्लस का आने वाला है, और ये गैप, इतना गैप π/4 होगा, π/4। और ये हाइट, ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये 1 होगी। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -π/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लें और ड्रॉ कर लें, आराम से समझ लें। बाकी अब रुका नहीं जा सकता है, आपको वीडियो पॉज करना चाहिए। अच्छा, अगर इस वीडियो को समझने में दिक्कत हुई हो, मतलब शायद हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन ना किया हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें कमेंट में आप नीचे लिख दें। यदि आप अच्छी भावना से लिखेंगे और कि नहीं समझ आ रहा है, दोबारा समझाइए, तो ये वीडियो डिलीट करके दोबारा से भी डाल सकते हैं। ऐसा आप किसी भी वीडियो में जाके कर सकते हैं, बशर्ते मेजॉरिटी में करेंगे। तो कोई कॉन्सेप्ट हमने बताया और वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, और आप चाहते हैं कि उस वीडियो पे दोबारा हम वीडियो बनाएं और उसको सही करें, तो आपको मेजॉरिटी पे कमेंट करना होगा। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे तो हम उसको पूरा का पूरा डिलीट करके दोबारा से बनाएंगे। यानी कि काम आपको करके देंगे, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना ज़रूर करके देंगे आपको। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3/e⁻x दिया है, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, जिसको हमने ये लिख लिया है। ठीक है, अब इसका मामला समझिए। पहली बात तो हमको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। e⁻x का ग्राफ जो होता है वो होता है ऐसा, देखिए कैसा होता है। वो ग्राफ ऐसा होता है, इधर साइड में वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसको काटता है
तो ये पॉइंट, ये इसमें x आप 0 डाल दीजिए, तो x जैसे इसी में 0 डाल दो तो e पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो y कितना आ जाएगा 3। अरे मान लीजिए ये आपने ग्राफ बनाया y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 अपॉन ई की पावर x, ये ग्राफ बनाया, मतलब इंटीग्रल पार्ट हटा दीजिए ऐसे, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू 3 अपॉन ई की पावर x का ग्राफ अगर मान लीजिए ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0 यानी वो 1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। कुल मिला के ये पॉइंट होगा 0,3, ऐसे आप समझें। तो ये पॉइंट आपको 0,3 भी होगा, और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जिसके लिए ग्राफ की वैल्यू 2 भी होगी, और एक ऐसा पॉइंट भी होगा जिसके लिए ग्राफ की वैल्यू 1 भी होगी। ठीक है, तो वो एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। तो चलिए ये सब बातें हम लोग समझ लेते हैं ज़रा, कहाँ पे ये वैल्यू 2 लेगा, कहाँ पे वैल्यू 3 लेगा, कहाँ पे 1 लेगा। तो देखिए जैसे इसको देखिए, केवल अभी हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं 3 ई की पावर माइनस एक्स की। तो 3 ई की पावर माइनस एक्स अगर मान लीजिए 2 होता है तो e की पावर माइनस एक्स, अभी हम इंटीग्रल पार्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसका ग्राफ अभी हम बनाएंगे। तो e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2/3। अच्छा, अगर इसको e की पावर x लिख दें तो ये हो जाएगा 3/2, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा ln 3/2, यानी कि y की वैल्यू जब आपकी 2 होगी तो उस टाइम पे x की वैल्यू ln 3/2 होगा, यानी यहाँ पे आएगा आपका ln 3/2। समझ गए। अब फिर से सोचते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, जहाँ जैसे यहाँ 1 लिखा है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो e की पावर माइनस एक्स क्या आ जाएगा, वो आएगा 1/3, और e की पावर x आ जाएगा 3। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा ln 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ln 3। अब देखिए ये 1 वाला पॉइंट है, ये देखिए y इक्वल टू 1 लाइन है, यानी इस लाइन से जब नीचे ग्राफ होगा तो उसकी y की वैल्यू यानी पूरे फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी और पॉजिटिव होगी, यानी कि तो उसका इंटीग्रल पार्ट कैसा आएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट आपका 0 आएगा। चाहे आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, सब इंटीग्रल पार्ट 0 आने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इस पॉइंट पे आएंगे, जैसे ही आप x की वैल्यू ln 3 डालेंगे, जैसे ही आप x की वैल्यू ln 3 डालेंगे, तुरंत आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इस पॉइंट तक 1 आता चला जाएगा। तो ये देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बन रहा है, ये बन गया। अब जब आप ln 3/2 डालेंगे तो ग्राफ की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ तक जाएगी ऐसे ये, और इसके आगे तो फिर हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो आंसर होगा वो एक ग्राफ के नीचे, ये देखिए ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 ई की पावर माइनस एक्स, 0 से ln 3/2 तक, और इसके बाद फिर ln 3 तक, फिर इन्फिनिटी तक। हमको 0 से इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो देखिए यहाँ तक तो आंसर आएगा, फिर यहाँ तक भी आएगा, लेकिन इसके बाद तो ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही है, तो फिर कहाँ x एक्सिस से एरिया होगा उसका, तो उसमें कोई एरिया नहीं होगा। यानी ये आंसर देखिए कितना आएगा, ये आंसर आएगा, देखिए ये गैप कितना है, ये गैप है 2 का, 2 की लेंथ, और ये ब्रेड्थ कितनी है ln 3/2 की, तो ये ln 3/2 की ब्रेड्थ हो गई। फिर प्लस ये वाला भी एरिया पॉजिटिव होगा, ये लेंथ कितनी है 1 की, और ये गैप कितने का है, गैप है ln 3 माइनस ln 3/2, ऐसा। तो बस अब देख लीजिए कितना आंसर आने वाला है, ln 3/2 प्लस ये ln 3/3/2, तो ये आ जाएगा ln 9/4, ये तो यहाँ स्क्वायर में चला जाता है, प्लस ये आ जाएगा ln 2, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ln 9/4 × 2, तो आ जाएगा ln 9/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आंसर आई होप आप समझ गए होंगे। तो सारा कुछ आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है, मतलब अब अगर आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे तो मेरा मन करेगा जाहिर सी बात है काम करवाने का।
और अगर रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो भी काम तो करना ही है। खैर देखिए, बात यह है कि आपके रिस्पॉन्ड ना मिल करने पर भी काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन बस ये है कि इनकरेजमेंट मिलता है। अगर आप ज़रा सा भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो उससे इनकरेजमेंट मिलता है। 0 से x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, और ये dt है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 है। तो ज़रा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी हमने आपको ग्राफ सिखाया है ग्राफ वाले चैप्टर में। थोड़ा सा हम आपको यहाँ भी बता देंगे। देखिए, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.3 क्या होगा, वो होगा 0.3। आप 3.999 तक चले जाइए तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 999 ये। अब यहाँ पे अगर आप 4 रख देंगे तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 1 से छोटा और 0 या उससे बड़ा होता है, ये है। तो इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए t एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कुछ भी है, तो ये इसको बोलते हैं t = 1 लाइन, इसको बोलते हैं t = 2 लाइन, इसको बोलते हैं t = 3 लाइन, ऐसे करके। तो इसी बस एक आध से ग्राफ आप समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा। तो देखिए, जब आपका x 0 होगा तब फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा, और जैसे जैसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ स्ट्रेट बढ़ता चला जाएगा। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए 0.2 लिया तो भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2 आएगा। 0.3 लेंगे तो 0.3 आएगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप 1 लेंगे, यहाँ पे जैसे रखेंगे 1, तुरंत फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। इसमें फ्रैक्शन कहाँ है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फिर नीचे आ जाएगा, फिर 0 से 2 तक ऐसे बढ़ेगा, और फिर जैसे 2 लेंगे फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से 3 तक बढ़ेगा, और फिर ऐसे। तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये वाली लाइन जो है वो y = 1 लाइन होगी, और इस पर हर बार हम एरो बनाकर ये दिखाएंगे कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है ग्राफ में, ठीक है ना। ये तो ग्राफ का हिस्सा ही नहीं था, y एक्सिस है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब देखिए, ये ग्राफ मान लीजिए कि हमने x मान लीजिए 3.3 ले लिया, ऐसे ही कह रहे हैं। अगर हमने मान लीजिए x लिया 3.3, तो 3.3 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा इसके आगे, तो t = 3 है, ये 3 है, यहाँ पे 3.3 पड़ेगा। तो यार अगला ग्राफ जब आप बनाएंगे ऐसे, तो उसको क्या 4 तक थोड़ी लेंगे, आप उसको यहीं तक लेंगे इतना, ये और मतलब ये एरिया लेंगे, ये एरिया लेंगे, ये एरिया लेंगे, और इतना एरिया और लेंगे, बाकी आगे का थोड़ी लेंगे। तो बस ऐसे ही सोचिए कि जो ग्राफ आपको यूज करना है इसमें, वो आप मान के चलिए कि आपका ग्राफ, हम आपको ये बात दोबारा बना के दिखा देते हैं। ये देखिए 3.3x है, उसका इंटीग्रल पार्ट जस्ट पीछे लिखा है, और फिर वो खुद स्वयं नंबर वही लिखा है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो हमको x 0 से x तक जाना है। अब हमको x के बारे में पता तो है नहीं कि पूरा इंटीजर है कि ये फ्रैक्शन में दिया है, क्या है क्या नहीं है। तो हम ग्राफ बनाएंगे काफ़ी सारे, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ये एक फ्रैक्शन में नंबर था, तो ये आखिरी में जब ये x आ जाएगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट वाला तो यहाँ कहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x वाला पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे पड़ेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x वाला, ऐसे पड़ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब उसके जस्ट आगे आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1 पड़ेगा ऐसे, लेकिन x पॉइंट x वो तो यहीं कहीं पड़ेगा, यहाँ पे। तो अगर इसको आप देखना चाहें, ये गैप कितना होता है, ये गैप 1 का होता है, और ये हाइट कितनी होती है, हाइट भी 1 की होती है। तो इसका जो एरिया होगा वो 1/2 × 1 × 1, एक का आ जाएगा, एक ट्रायंगल का, इसे सबका आएगा 1/2 × 1 × 1। और ये कितनी टाइम्स होगा, ये होगा आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x टाइम्स। इतनी बार ये ट्रायंगल होंगे, और इसके बाद फिर जो ये बचेगा उसका जो है एरिया आएगा। भाई ये गैप कितना होगा, ये गैप होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगा कि नहीं।
ये पॉइंट तो x होगा और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तक तो यहीं लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 3.3 है, ये x 3.3 है, तो 3 तक तो यहीं लिखा होगा, फिर 3.3 आपने यहाँ लिखा होगा, तो ये वैल्यू 0.3, तो ये लेंथ आएगी, ये लेंथ क्या होगी 0.3 होगी। तो इतना एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। अब ये कैलकुलेट करना है, तो ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी आपकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लेंथ होगी तो उतनी ही लेंथ ये भी आएगी, तो ये भी हो जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और है ट्रायंगल ये, तो हाफ लगा देंगे। तो देखिए इतना ये हो गया और प्लस ये वाला एरिया हो गया, तो ये एरिया तो आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 2, भाई हाफ 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 आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x टाइम्स, तो ये इसका एरिया आ जाएगा और इसका एरिया आएगा हाफ टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे देख लें। -1 से 5 मैक्स x स्क्वायर कॉमा 3x माइनस 2 dx। तो मैक्स का मतलब है कि इस x की इस अंतराल में -1 से 5 में जहाँ पर ये ज़्यादा होगा वहाँ पर इसे लेना है, और जहाँ पर ये ज़्यादा होगा वहाँ पर इसे लेना है। मैक्स का मतलब अधिकतम जो कुछ भी होगा, जैसे ये जहाँ पे ज़्यादा होगा उसे वहाँ पे ये लेंगे, और जहाँ पे ये ज़्यादा होगा वहाँ पे ये वैल्यू लेंगे। तो अब मान लीजिए हम इसको ग्राफ बनाकर ही चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ ज़्यादा है। तो यार x स्क्वायर का ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है ऐसा, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा बनाएं कि हमें जो है इस तरह का, और इसका ग्राफ जो है जानबूझ के थोड़ा वैसा बना रहे हैं ताकि ऐसे, ये देखिए इसका ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 1,2 पे काटता है ये ग्राफ, यानी 3x माइनस 2 और x स्क्वायर। कैसे पता चलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 रख दें, जहाँ पे काटा होगा वहाँ पे तो दोनों ग्राफ बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से जगह x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 1 और 2। तो ये दोनों ग्राफ आ गए मतलब पॉइंट आ गए। तो यहाँ से 1 और 2 पे, अब इसके बाद -1 यहाँ कहीं पड़ेगा मान लीजिए पीछे, तो -1 से 1 तक देखिए ये वाला ग्राफ नीचे है और ये वाला ग्राफ ऊपर है, तो हम ये वाला ग्राफ लेंगे और ये वाला ग्राफ नहीं लेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर 1 से 2 तक ये वाला देखिए ऊपर है, 1 से 2 तक x के लिए, x 1 से 2 तक ये वाला ऊपर है। इसके बाद फिर 2 से जब आगे निकल जाएंगे तो 2 से 5 तक, 2 से मान लो 5 यहाँ आता है, 2 से 5 तक फिर ये वाला ऊपर है। तो इसको 1, 2, 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये होगा -1 से 5, पैराबोला ऊपर है मतलब x स्क्वायर लेंगे, -1 से 1 तक x स्क्वायर dx लेंगे। फिर 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ये ऊपर है 3x माइनस 2, तो इसको लिखेंगे। फिर 2 से 5 तक, 2 से 5 तक कौन ऊपर है, ये पैराबोला ऊपर है, इसका मतलब ये वाला लिखेंगे। और इसको यार इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करवाएंगे इस पे, चलिए फिर इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया तो उसको भी निपटा देते हैं।
क्वेश्चन है 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 ये दिया है। देखिए इसको हम गलत सॉल्व करके दिखाते हैं, रॉन्ग मेथड लगाते हैं इसमें ज़रा। तो रॉन्ग मेथड क्या है कि इसको इनडेफिनेट तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स नीचे tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, tan एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जब tan एक्स को t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, पता ही होगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स टी अपॉन रूट 3, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि पता ही है इसमें अभी हमको लिमिट लगानी है। तो देखिए t की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या रखेंगे tan x अपॉन रूट 3, और इसमें अगर आप 0 से पाई डाल दें तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर पाई डालते हैं तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर 0 डालते हैं तो भी 0 होती है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। मगर ये गलत है, देखने में आपको सही लग रहा होगा मगर ये क्वेश्चन गलत है, इस तरह सॉल्व नहीं किया जाएगा। मगर अब ये देखिए जो इंटीग्रेशन अंदर सॉल्व होके आया वो सब सही है, बस इसकी लिमिट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसकी लिमिट में कि यार ये जो फंक्शन आपका दिया है वो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं होगा। ये x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। आप इसमें x इक्वल टू पाई बाई 2 डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन तो अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि अच्छा अनडिफाइंड कभी भी बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब अनडिफाइंड खाली जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो या डिसकंटिन्यू हो तो वो या तो वो पॉइंट या तो लोअर लिमिट हो या फिर वो अपर लिमिट हो, वो कभी भी बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इसको 0 से पाई बाई 2 तक ले जाएंगे, फिर इसको पाई बाई 2 से पाई तक ले जाएंगे, तभी इसको सॉल्व करेंगे, तभी ये काम सही करेगा। अदरवाइज ये मामला गड़बड़ कर जाएगा। तो ये फंक्शन पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx प्लस पाई बाई 2 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 ये। और इसको जब आप इंटीग्रेशन तो ऐसे ही सॉल्व होगा तो 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स tan x अपॉन रूट 3 और 0 से पाई बाई 2 डाल देंगे, फिर इसमें वही आएगा 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स tan x अपॉन रूट 3। तो इसमें भी क्या करेंगे पाई बाई 2 से पाई डाल देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको ज़रा समझते हैं। ये जो लिखा है ना पाई बाई 2 जब इसमें डालेंगे ना तो उसके लिए वो अनडिफाइंड आने लगेगा, इसलिए इसको लेंगे नहीं आंसर में, ठीक है। तो अब क्या है कि क्या करेंगे कि इसको जो है इसको जब पाई बाई 2 आप इसमें डालेंगे तो पाई बाई 2 डाल के देख लें, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, होती कि नहीं। इसका मतलब ये उसके लिए अनडिफाइंड आने लगेगा। तो इसमें और 0 डालेंगे तब तो ये 0 ही हो जाएगा। तो पहले इसमें पाई बाई 2 आप डालकर देख लें। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कभी भी अपर लिमिट अनडिफाइंड आने लगे, अपर लिमिट से अनडिफाइंड आने लगे तो उसमें क्या लगाते हैं तरीका, उसमें लगाते हैं 1 अपॉन रूट 3 और इसमें लिमिट लगा देते हैं पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस लगा देते हैं। पाई बाई 2 माइनस जब इसमें लगाएंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स tan x अपॉन रूट 3, ये आ जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें जब पाई डालेंगे तो tan पाई वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब ये है कि इसमें आएगा -1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स। अच्छा इसकी लोअर लिमिट पाई बाई 2 है, जब पाई बाई 2 लोअर लिमिट वाली डालेंगे तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे लिमिट पाई बाई 2 प्लस लोअर लिमिट में प्लस वाला लगाते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan x अपॉन रूट 3। अब इसकी वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व होने पे
पाई अपॉन 2√3 और इसकी भी आएगी प्लस पाई अपॉन 2√3। तो ये आंसर आपका पाई अपॉन √3 आ जाएगा। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये पाई बाई 2 पे आप देख रहे होंगे तो पाई बाई 2 पे ये ग्राफ ऐसा होता है tan x का। tan x का ग्राफ देखिए ऐसा होता है और यहाँ पे पाई होगा तो यहाँ पे भी ये ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं पाई बाई 2 पे, इस पॉइंट पे पाई बाई 2 पे, देखिए इधर वाले में माइनस, जब पाई बाई 2 प्लस पे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा और पाई बाई 2 माइनस पे जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें तो जब आप प्लस इन्फिनिटी रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। भाई पाई बाई 2 माइनस रखेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगी, पाई बाई 2, और ये 1/√3 बाहर तो पाई बाई 2√3 आ जाएगा। और इसमें जब आप रखेंगे पाई बाई 2 प्लस तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा। देखिए नीचे जा रहा है, पाई बाई 2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी होगा, ये तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे भी आंसर वही पाई बाई 2√3 ही आएगा, जोड़ेंगे तो पाई बाई √3 आंसर हो जाएगा। ये है आपका पूरा तिकड़म। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, थैंक यू।